नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं। आज भी बात बिहार की होगी। हमारे कार्यक्रम का नाम जरा अलग लग रहा होगा आपको, चरैवेती चिराग, यानी जिस राह पर चिराग चल पड़े हैं उन्हें कहा जा रहा है चिराग चलते रहिए। जी हां, बाहुबली बिहार और चुनाव है सरकार। क्या चिराग बिहार के अगले नीतीश कुमार बनना चाहते हैं? चिराग के एक बयान के बाद बिहार में सियासी ड्रामा पीक पर पहुंच गया है। चिराग पासवान ने बगैर किसी का नाम लिए सूबे के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। चिराग ने आरोप लगाया कि उन्हें बिहार आने से रोकने की साजिश की जा रही है, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है। पासवान ने कहा कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस दौरान वो एनडीए का हिस्सा ही बनकर रहेंगे और 243 सीटों पर प्रत्याशियों को जिताने में मदद करेंगे। चिराग ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, और एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो सही मायने में प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले चले, अग्रसर करता रहे। लेकिन चिराग ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार का डेप्यूटी सीएम उनकी पार्टी से बने। जरा समझिए, नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि भाई एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन डेप्यूटी सीएम उनकी पार्टी से बनना चाहिए। इधर वहां पर एनडीए में बिहार में अब कानाफूसी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि डेप्यूटी सीएम का पद उनकी पार्टी से हो, वो किसी लालच में नहीं है। ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान उन्हीं से राजनीति सीखकर सत्ता के गलियारों में उन्होंने कदम रखा है। और जो ककहरा एबीसीडी उनके पिता ने उन्हें सिखाया है वो ये बताता है कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर बिहार में एक नया खेल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, जरा प्रतिक्रियाएं सुनिए जो बिहार नेताओं की आई है। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। हमने जो उनका बयान सुना है उसमें चिराग पासवान ने कहा है कि 243 सीट पर चिराग के रूप में लड़ूंगा। तो चिराग किसके लिए? माननीय नीतीश कुमार जी के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो हर एक एनडीए का घटक दल एक दूसरे को जीतने में एक पूरक की भूमिका अदा करेगा। इसलिए गठबंधन में गांठ नहीं है, गठबंधन में करार है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। डबल इंजन की सरकार है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है। बिहार में बड़ी तादाद में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, सुशासन है। डबल इंजन की सरकार को फिर से मुहर लगने वाली है। इस बार हम 200 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सब मिलकर 243 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। गठबंधन में जिसके हिस्से जो सीट आएगी वो आएगी, लेकिन मकसद तो 243 पर एनडीए को मजबूत करना है। और चिराग पासवान जी भी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो एनडीए के मजबूत साथी हैं और उनकी मेहनत का लाभ भी एनडीए को होने वाला है, इसमें कोई भरम नहीं। चिराग पासवान के वक्तव्य से कोई असहमति नहीं है। वो एनडीए का मजबूत हिस्सा हैं और 243 सीट उनकी हैं, वही हमारी हैं, वही बीजेपी की। एक तरफ एक युवा आप लोगों के कोटे में है, तो चिराग पासवान के चुनावी मैदान में उतरने से, चुनावी मैदान में उतर करके वो एनडीए की मदद कर रहे हैं, एनडीए को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे। तो चिराग पासवान ने क्या कहा आपने वो भी सुन लिया। शहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन बिहार की सियासत में बीजेपी उनका उतना बेहतर इस्तेमाल अभी कर नहीं रही है, पर्दे के पीछे से ही सही। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नाम है जो बिहार में काफ़ी काम बीजेपी के आ सकते हैं। खैर, वो पार्टी का फैसला है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए। शिवम सिंह का प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है। आरजू खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सम्राट प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास के, चिराग पासवान का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंकज पांडे मेरे मित्र और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं सम्राट जी से करूंगा।
सम्राट जी, चिराग पासवान जिस जिस मुखरता से भाषण दे रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, केंद्र में उनको एक अहम पद सरकार ने दिया, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली कह रहे हैं कि मैं बिहार में चुनाव लड़ूंगा, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहार के बहनों के लिए, भाइयों के। इसमें इतना प्रोजेक्शन करने की क्या जरूरत है? सीधे कह दें कि भाई विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। और कहीं ना कहीं खुद को नीतीश कुमार इन मेकिंग समझ रहे हैं क्या? नीतीश कुमार पर बहुत हमले कर रहे हैं चिराग पासवान, भले वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ही सही। बाकी लोग भी जो टीम में बैठे हैं, पैनल पे हैं, वो शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। सम्राट जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है जी, वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के लिए पिता तुल्य हैं। और उन्होंने कई बार ये साफ किया है कि हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 2025 में मुख्यमंत्री भी माननीय श्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। वो इतनी मुखरता से इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पूरे बिहार की जनता से निर्णय लेके, उनसे मशविरा लेके, सलाह लेकर जनता का उनको प्रेम मिल रहा है पूरे बिहार से। तो जिनका विजन ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, तो बिना बिहार की जनता से परमिशन लिए बिना कैसे वो चुनाव लड़ेंगे? इसलिए वो मुखरता से कह रहे हैं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, बिहार के लिए, अस्मिता के लिए लड़ूंगा, बिहारियों के लिए लड़ूंगा। अच्छा सम्राट भाई, एक सवाल और भी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम आपकी पार्टी से बनना चाहिए। ये तो जब सरकार बन जाएगी, 2-3 अब तो डिप्टी सीएम रखने का चलन हो गया राजनीति में। जिस भी आप प्रदेश में देखिए, चाहे बीजेपी शासित हो या किसी और पार्टी का शासन हो, 2 डिप्टी सीएम रखने का तो रिवाज अब चलन हो चुका है। ये बोलने की जरूरत क्या है कि भाई डिप्टी सीएम तो हमारी पार्टी से ही होना चाहिए? ये क्या है मतलब? पार्टी के जाके पार्टी फोरम में ये बातें कहें, ये बाहर पब्लिकली ये बोलने का मतलब क्या है? सर, हमारे नेता नाप तोल के बोलते हैं, युवा हैं, बिहारी शिक्षित हैं, और आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं उन्होंने अनर्गल बयान दिया है या किसी चीज को लेकर ओवर स्मार्टली बयान दिया है। उन्होंने यही कहा है। तो हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, तो हमारी पार्टी की अगर है तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ। शिवम सिंह, मुझे ये बताइए, एनडीए में तो ये चलन नहीं रहा। एनडीए में तो ये चलन है कि पार्टी फोरम पे बात होती है, सब घटक दल आपस में मिलते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श होता है, बातचीत होती है। चिराग पासवान बिल्कुल बागी टाइप फील हो रहा है उनको देख के कि एनडीए में एक बागी चेहरा निकलने वाला है जो एनडीए का पूरा काम बिगाड़ देगा। मैं आऊँगा पंकज पांडे आपके पास, आप समझ गए मेरा सवाल। तो शिवम जी, ऐसा ना हो कि मतलब जिस तरह से चिराग इतना मुखर होकर, इतना प्रखर होकर बातें कर रहे हैं, और ये डिप्टी सीएम किसका हो, सीएम किसका हो, ये सब बातें पार्टी फोरम में होती है। एनडीए का ये फैशन, ये चलन नहीं है एनडीए का। लेकिन चिराग पासवान बिहार में जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी चल रही है, ऐसे लगता है नाखुश हैं, वो नाराज हैं क्या एनडीए से? आदरणीय चिराग पासवान, ये कोई फायदा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चिराग पासवान जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया दर्जनों बार कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि 243 सीटों पे चिराग पासवान लड़ेगा, उसका अर्थात है 243 पे जो भाजपा का हो या कोई भी सहयोगी दल का प्रत्याशी हो, वहां पे चिराग पासवान उतनी ही परिश्रम, उतनी ही मेहनत करेंगे कैंडिडेट को जिताने के लिए। और जो सीएम का तो सबको पता है, बिहार की जनता को पता है कि नीतीश कुमार जी पार्टी एनडीए। तो अमित शाह ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा सीएम कौन होगा। ये तो डबल बातें चल रही हैं शिवम सिंह। एक तरफ तो आप कहते हैं नीतीश कुमार इज द फेस ऑफ अ पार्टी इफ एनडीए कम्स टू इन पावर, लेकिन वहीं अमित शाह कह देते हैं कि भाई चुनाव के बाद हम बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा मेरा। और जैसे ही अमित शाह का ये बयान आता है, उसके बाद से बॉडी लैंग्वेज चिराग पासवान की बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2200 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और एनडीए जीतेगी, जदयू के सहयोगी सभी साथी के साथ। उसके बाद सारे मंत्रिमंडल का गठन, सारे शीर्ष नेतृत्व बैठकर उसको। हाँ शिवम जी बोलिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 देख रहे हैं पंकज जी, आवाज नहीं निकल रही बीजेपी प्रवक्ता की चिराग पासवान के नाम पर। इतना छोटा जवाब तो डिबेट में कोई प्रवक्ता देता ही नहीं है। शिवम जी, संकोच किस बात का कर रहे हैं? चिराग पासवान जी तो स्पष्ट केंद्र में मंत्री हैं। हाँ। अगर वो चुनाव लड़ते तो इसमें एनडीए को फायदा होगा, लेकिन उनका रोल आने वाले चुनाव के बाद क्या रहेगा वो अभी क्लियर नहीं है। ये
बिहार में जब चुनाव अच्छा, खत्म चिराग होगा, उसको पासवान का हमारा रोल एक क्लियर कोशिश नहीं है और चिराग पासवान डिप्टी सीएम मांग रहे हैं पार्टी से। ठीक है, मैं आरजू खान साहब के पास जा रहा हूं। खान साहब, अगर एनडीए को माइनस करें तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति का दूसरा सबसे सशक्त चेहरा ये कहा जा रहा है। ओपिनियन पोल्स भी आ गए। ओपिनियन पोल में सबसे जो चहेता मुख्यमंत्री कोई है तो तेजस्वी यादव है। हालांकि एनडीए की सरकार, 2 ओपिनियन पोल्स आए, वो एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो चहेता चेहरा है, सबसे जिसको लेकर हर किसी के मन में चिंतन और मनन चल रहा है, वो तेजस्वी यादव है। लेकिन एक बहुत अहम मसला ये भी है कि कांग्रेस पार्टी भी अलग तरह का गेम खेल रही है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं बिहार के तमाम बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद हम बताएंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी लगातार काम कर रहे हैं, बिहार में तमाम यात्राओं पर हैं, दौरे पर हैं, गली कस्बों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बहुत हमलावर हैं। चुनाव आयोग पर भी जो वोट रिफॉर्म की बात चल रही है। दूसरा, वो नीतीश कुमार पर भी बहुत एक्टिवली उन पर हमला बोल रहे हैं। आरजू खान, बीजेपी क्या थोड़ी डरी लग रही है इस बार? देखिए, जनता का जनादेश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। हाँ। और नहीं फिर ये तो 2 इलेक्शन देख लिया जाए तो वो नीतीश कुमार को मिला है। इसलिए मैं ये चीजें कह रहा हूं कि जनता का जनादेश का अपमान करके अगर कोई बैठा हुआ है गद्दी पर तो उसका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी, सबसे प्रदेश की छोटी पार्टी। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जनादेश का अपमान करके ये लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, 20 सालों से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने का दम भरती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पिछलग्गू पार्टी बन के बैठी है जनता दल यूनाइटेड का। हमने स्पष्ट कहा है, बहुत सारे टीवी चैनलों पे ये बयान आया कि क्या अगर ये पलटी मारते हैं नीतीश कुमार तो आप उनको अपने पास रखेंगे। हम फिर से स्पष्ट कर देंगे क्योंकि ये बातें आएंगी, मुझे पता है, इसलिए आएंगी। तो मैं कह दूं कि हमें मानसिक अचेत और पकड़ुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। क्या हम नहीं चाहते कि दोबारा आरजू खान दोबारा रिपीट करिए वो वर्ड, क्या कह रहे थे हम? मैं कह रहा हूं कि हमें बिहार का अचेत मुख्यमंत्री, पकड़ुआ मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले हैं। दूसरी बात रही चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान ये कोई नए सुसाइड बॉम्बर थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए या नीतीश कुमार की तरह जी। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सुसाइड बॉम्बर को प्लांट किसने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने तो प्लांट नहीं किया। नीतीश कुमार को गाइड साइडलाइन लगाने की, क्योंकि ये बातें पूरे देश में चल रही है। बिहार के तो सत्ता के गलियारे में चली रही है, पूरे देश में चल रही है। और ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगर कहीं गठबंधन धर्म अगर कोई पार्टी नहीं निभाती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने हरियाणा देखा, हमने महाराष्ट्र देखा, भी जीता जाता तो सबूत देखा है। और भी तमाम ऐसे जगह हैं जहां ये गठबंधन धर्म नहीं निभाने वाली पार्टी के नाम पे जाना जाता है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान जी का कह देना कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, उसके बाद फिर ये रफूगिरी करने वाली कामें शुरू हो जाती है चिराग पासवान की तरफ के पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अरे आप रफू उतना ही कर सकते हैं जितना रफू करने की ताकत और कुव्वत होती है किसी में। यहाँ तो पूरा छेद ही छेद है, कितना रफू आप कर पाएंगे? पूरा चिथड़ा रफू करने में मुश्किल होगी। शिवम सिंह, ठीक है, आरजू खान मैं आपके पास आऊंगा। शिवम सिंह, फटाफट जवाब दीजिए, मुझे जाना है आप पंकज पांडे के पास, उनसे भी थोड़ा समझूं क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत सारे अतरंगी काम हो रहे हैं। बोलिए शिवम सिंह जी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार स्थापित की है जंगल राज के बाद। और जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो भी अपशब्द बोले, मैं इन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी एक शिक्षित इंजीनियर जो बिहार अभी तक के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में है। और आप जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव एक शिक्षित और चार्जशीटेड इंसान है जो इन पे भ्रष्टाचार के आरोप है। आप ये जवाब दे सकते हैं कि उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति बिना कोई व्यवसाय की वजह कैसे आ गए? जमीन के बदले नौकरी किसने लिया? जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजायबता हो वो क्या बिहार को सुधारेंगे? इनका जवाब हमें लगता है कि आरजू जी को जरूर देना चाहिए। चलिए आरजू आपसे जवाब लेंगे, मैं आ रहा हूँ आरजू आपके पास आ रहा हूँ। पंकज पांडे, 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आपने पार्टी विद इन एनडीए एक स्नाइपर तैनात कर दिया है कि ये जो स्नाइपर है ये धीरे धीरे नीतीश कुमार को साफ करते। और देखिए अमित शाह के बयान के बाद चिराग से मैं मिला हूँ, बहुत प्रखर राजनेता है और बहुत अच्छे वक्ता हैं।
लेकिन जिस तरह की भाषा उनकी अचानक बदली, जिस तरह से उनके तेवर बदले हैं, ऐसा लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है मैं गलत अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की प्रक्रिया एनडीए के अंदर शुरू हो गई है, और क्या अगला मुख्यमंत्री जो प्रोजेक्शन होगा उसमें से कोई दलित चेहरा हो सकता है क्या? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पंकज पांडे जी। अमित जी, आप देश के बहुत प्रखर पत्रकार हैं और सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अशोक चक्रधर जी की एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। उन्होंने कहा कि भला ये शेर किसी पर क्यों रहम खाने वाला है, लगता है कि जंगल में चुनाव आने वाला है। वाह, क्या बात। तो निश्चित रूप से जी, धन्यवाद जी। निश्चित रूप से देखिए, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, और राजनीति में तो आप जानते हैं कि विकल्प खुले रहते हैं और विकल्प बनते रहते हैं। प्रतिदिन राजनीति में नए विकल्प बनाए जाते हैं और पुराने विकल्प जो हैं उनको बंद किया जाता है, तो राजनीति का हिस्सा होता है। देखिए, आज बिहार में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से सत्ता में जी, और कभी वो भाजपा के साथ सत्ता में रहते हैं एनडीए का हिस्सा बनकर, और बीच में कभी वो आरजेडी के साथ भी सत्ता में क्या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है क्या, नीतीश जी के खिलाफ? ऐसा लगता है आपको बिहार में? जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो है, वो पिछले चुनाव में भी उसकी काफी चर्चा हुई, एंटी इनकम्बेंसी की, और अंत में आपने देखा कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आ गए। तो एंटी इनकम्बेंसी का उतना महत्व बिहार में नहीं है। बिहार में महत्वपूर्ण चीजें क्या है? बिहार का जो जातीय समीकरण है वो महत्वपूर्ण होता है, और उस समीकरण में भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी जब चुनाव में आते हैं तो आप लगातार देख रहे हैं, लगातार वो सत्ता में बने हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि बिहार में जिस तरह से अभी आपने भी चर्चा किया, तेजस्वी यादव जिस तरह से मुखर हैं और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और लोग जिस तरह से उनको सुन रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए एक युवा चेहरे की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। चिराग पासवान जी निश्चित रूप से इस कसौटी पर खरे उतरते हैं और वो अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीति में मैंने कहा कि विकल्प बनते रहते हैं, तो कब कौन सा विकल्प नया बन जाएगा, नया खुल जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। चिराग पासवान जी ने आकर कहा कि मैं 243 सीटों पर मेरी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, लड़ेगी जी, निश्चित रूप से। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय शिवम जी ने उसको कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया, उनका भाव समझाया। मैं चाहूंगा कि आज ये नेशनल चैनल पर ये सम्राट जी जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस चीज को स्पष्ट करें कि उन्होंने ये बात जो कही तो इसका क्या है। दूसरी बात ये है कि देखिए, बिहार के चुनाव में चिराग पासवान का मैंने वो बयान सुना है जिसमें उन्होंने ये कहा कि डिप्टी सीएम का पद, मुझे डिप्टी सीएम के पद पे कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर किया, लेकिन पार्टी को साथ में उन्होंने ये जरूर जोड़ दिया कि अगर परिस्थितियों के कारण ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं कि हमारी पार्टी को ये पद मिलता है तो हम इसको स्वीकार करेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कुछ गलत भी नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी जो होती है उसका जो मेन मोटो होता है वो सत्ता और सत्ता के उच्च पद पाना ही होता है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कोई मतलब इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही अतिशयोक्ति वाली बात है। और एक दबाव बनाने की राजनीति तो निश्चित रूप से राजनीति में चलती रहती है। तो इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, उन्होंने सामान्य परिप्रेक्ष्य में कही, लेकिन एक बात तो निकल ही गई। तो पंकज जी, देखिए, सामान्य परिप्रेक्ष्य में तो नहीं कही गई है। हालांकि सम्राट ने बहुत बेबाक होकर ये बात कही है कि भाई हर पार्टी के नेता को अपने मन की बात रखने का हक है, और चिराग पासवान ने वही बात की। लेकिन मैं आरजू खान के पास आ रहा हूँ। आरजू खान, देखिए, अभी जिस तरह से तेजस्वी इतने मुखर हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेजस्वी एक बहुत स्ट्रेट और एक बिग फाइट दे रहे हैं एनडीए को, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया गठबंधन। और मैं कांग्रेस को माइनस करता हूँ, बिहार में कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है। मुझे नहीं पता कांग्रेस को आप कितनी सीटें देंगे लड़ने के लिए, वो आपका और कांग्रेस का मामला है आरजू। लेकिन नीतीश कुमार का क्या ये आखिरी कार्यकाल है आरजू? ये आखिरी, अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, एनडीए की सरकार आ जाती है, तो क्या ये लास्ट सर्विंग है उनकी? के साथ कह रहा हूं कि षड्यंत्र के शिकार बनेंगे नीतीश कुमार जी।
ये कितने भी लच्छेदार भाषण पंकज जी, आरजू तो एकदम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है कि नीतीश कुमार का काम इस बार तमाम होने वाला है। जी आरजू बोलिए। मैं तो चाहता हूं कि सारी पार्टियां रहे, सबको चुनाव लड़ने का हक है, आगे भी वो आके रहे। लेकिन जो गठबंधन धर्म नहीं निभाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जो देश में इतिहास है, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में जाता है। और पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि षड्यंत्र के शिकार होंगे भारतीय जनता पार्टी के और चिराग पासवान के आदरणीय नीतीश कुमार जी। और मैं बहुत भारी मन से ये चीज कह रहा हूं, आप मेरे मर्म को समझिए। अब देखिए होता क्या है कि जब हम डिस्कशन करते हैं जी अर्जुन, जब आदमी को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो मतलब एक तरफा जो है ना पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस तरीके का सीएम जी ने किया। मैं चाहूंगा कि मेरी बातों को ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। शायद इनको नहीं पता होगा कि ये कबीर का देश है, यहाँ पे कबीर को पढ़ा जाता है, और अगर उनकी डिग्री खोजिएगा तो डिग्रियां नहीं मिलेगी। ये देश कामराज का है, जिसके ऊपर रिसर्च होते हैं, जो साउथ से चल के आते थे, उनकी डिग्री ढूंढिएगा तो नहीं पता चलेगा। अब ये कनेक्ट देखिए कहीं और जा रहा है। नहीं, मैं सही प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। जी अर्जुन प्लीज गो, मेरे बात को पूरा करने दीजिए, प्लीज गो। लेकिन जब आप एक उंगली उठाते हैं मेरी तरफ, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठते हैं। मैं जानना चाहूंगा इस चैनल पे बैठ के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चौथी फेल है? और अगर चौथी फेल नहीं है तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी फर्जी डिग्री है, और डिग्री फर्जी होने के नाते उनके जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये और भी बड़ा अपराध होता है। और विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो कक्षा 3 फेल है, उनके भी डिग्री पे बातें होनी चाहिए, स्मृति ईरानी पे भी बातें होनी चाहिए, ये सब सबूत, सम्राट चौधरी पे भी बातें होती है। आरजू ये सब सबूत कहाँ है? ये जवाब है। अच्छा चलिए पूछ लेता, मैं पर्सनल अटैक का जवाब है। बात मुद्दों की शिवम सिंह, सालों में बिहार, ठीक है आरजू भाई जवाब ले लेते हैं, ठीक है। शिवम सिंह को स्क्रीन पर लाइए भाई, बीजेपी प्रवक्ता शिवम सिंह। आरजू खान बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, और एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिया कि जो हमारे देश के दार्शनिक हुए हैं, साधु हुए हैं, संत हुए हैं, पुराने जानकार लोग हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं थी। और इसीलिए अगर आप तेजस्वी की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के बारे में आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अनपढ़ बता रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो भाई खुद की पार्टी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी देख लीजिए। शिवम सिंह, बिहार की जनता को अशिक्षित नेता नहीं चाहिए, ऐसा नेता भी नहीं चाहिए जो आरजू जवाब ले रहा हूँ, जवाब सम्राट के पास जाऊंगा, सम्राट में आ रहा हूँ आपके पास। आरजू जवाब ले लीजिए, आपने सवाल खड़े किए, बोलने तो दीजिए प्रवक्ता को। हाँ शिवम भाई प्लीज गो अहेड, बोलिए, सफाई दीजिए। बिहार को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो भरी सभा में ऐसे शहाबुद्दीन का जिंदाबाद का नारा लगवाए, जिसने तेजाब से 2 भाइयों को नहलवा दिया था। ऐसा बिहार को नेता नहीं चाहिए जी। ये आरजू जी को समझना चाहिए कि बिहार की जनता को विकसित बिहार बनाने की वाली सोच चाहिए, जहां भरी सभा में शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारा लगाए, उनकी मानसिकता क्या होगी ये बिहार की जनता सोच रही है। और लगातार इस सोशल मीडिया पे भी आवाज उठ रही है कि जो शहाबुद्दीन जेल में बंद थे, 2 भाइयों को तेजाब से नहलाने जैसा कर्म किए, उनका भरी सभा में तुष्टीकरण की वोट के लिए, तुष्टीकरण और जातिवाद और परिवारवाद, यही तो इनका रहता है। तो इसके लिए तेजस्वी यादव जी तुष्टीकरण का वोट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी का जिंदाबाद जैसे नारा लगवाए। इस पर क्या इनका टिप्पणी होगी? आरजू जवाब दीजिए, मुझे सम्राट के पास जाना है। आरजू फटाफट। पूरी तरह से आपका डिबेट दिशा विहीन हो चुका है जी, बड़ी यकीन के मैं साथ कहूंगा जी। हम इनसे सवाल चाहते हैं, डेटा बेस्ड बात चाहते हैं, इनका जवाब क्या आता है? पर्सनल अटैक। इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है बताने के लिए। मैं जानना चाहता हूं, आप खामोश हो जाइए, मैंने आपको सुना, नारा लगाना क्या सही है? उससे ज्यादा तेज आप नहीं बोल सकते, आपको ये चीजें पता है। हाँ, और आप मेरी आवाज नहीं दबा सकते। लेट्स मी कंप्लीट प्लीज। हाँ ठीक है आरजू, आप पूरा करें। टू स्पीक स्लोली। ठीक है आरजू, आप बात पूरी करिए, बात पूरी। शिवम मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि 20 सालों से शासन सत्ता में आप है, डेटाबेस बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके चैनल पे बड़ी यकीन के साथ चैलेंज देके पूछता हूं कि एनडीए समर्थित सरकार बताए कि किस चीजों में नंबर 1 है किसी भी अन्य राज्यों से। हर चीजों में पिछड़ेपन में अव्वल नंबर पर है बिहार, और इसका जिम्मेदार 20 साल की शासन सत्ता एनडीए समर्थित सरकार है। मैं कहता हूं जिस प्रदेश का शिक्षा पे बजट 63,000 करोड़ है, वहां हर राज्यों से सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट में 100 में 9 बच्चे क्यों पास आउट होते हैं। सबसे ज्यादा देश में शिक्षा पे अगर बजट आप अगर देते हैं
63,000 करोड़ का तो सबसे ज्यादा देश में जितने भी राज्य है, बच्चा हाई स्कूल जाते जाते कैसे ड्रॉप आउट करता है, वो बिहार के पास उपलब्धि क्यों है? मैं कहता हूं एनसीआरबी का डेटा बताता है 2005 से लेके 2022 तक का जो डेटा अवेलेबल है, 1990 से 2005 तक का, जिसमें यह बताया गया है अपराध पे आप बात करते हैं ना, 60,000 बिहारियों की हत्याएं हो चुकी है, 25,000 बच्चियों महिलाओं के साथ गैंग रेप हो चुका है, बलात्कार हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं कि 3 करोड़ ई श्रम पोर्टल पे बिहार का नौजवान 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाता है, जबकि उसकी तादाद इस श्रम पोर्टल को हटा दिया जाए तो वो 5 करोड़ है। ठीक है, आरजू खान, मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अगर बिहारी महिलाओं एनेमिक होती है, खून की कमी से मर जाती है, तो इसकी उपलब्धि कौन लेगा? मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पूरे देश में कोई ऐसा राज्य है बिहार जहां सबसे कम अंडरवेट अगर बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप क्या करते हैं? पर्सनल अटैक, एक परसेप्शन करते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, भागिए मत। मैं सवाल कर रहा हूं और जवाब दीजिए कि बिहार किस सूचकांक पे नंबर 1 है। ठीक, चलिए बोल लीजिए, उसके बाद मुझे सम्राट के पास जाना। शिवम सिर्फ 20 सेकंड जी, अभी डिबेट बहुत लंबी है, बहुत वक्त है। जिनके राज में आईएएस की पत्नी तक सुरक्षित नहीं रहती थी, वे आज अपराध के नाते बात कर रहे हैं। अपहरण उद्योग जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे पूरे देश में, और जंगल राज शब्द 1997 में कोई भाजपा के नेता या कोई राजद किसी जदयू का नेता ने नहीं बोला था। जंगल राज शब्द 1997 में ठीक है शिवम, ठीक है सम्राट प्रवक्ता, क्योंकि आपकी अपराध चरम सीमा। ठीक है सम्राट के बचाओ प्रवक्ता जेपी रामविलास के। ठीक है शिवम, मैं आ रहा हूं, बहुत वक्त है अभी। सम्राट मुझे एक बात बताइए, पिछला जो लोकसभा चुनाव गया है, जो मेरी चिराग जी से बात हुई एक बार, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर नाराज थे लोकसभा चुनाव में भी, ये बात सबको पता है। वो उन्होंने, चूंकि वो बहुत सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों को लेकर वो नाराज थे। उन्होंने ऊपर से भाई आदेश था वरिष्ठ नेताओं का, उन्होंने वो बात मान ली। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसे लग रहा है चिराग पासवान बागी हो गए हैं। आप समझिए कि मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है जब उन्होंने पहली बार बोला कि मैं बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये बात किसी बीजेपी नेता को नहीं पता थी। अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी नेताओं से मंत्रणा के बाद ये कहा गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। शिवम, ये सवाल आपके लिए भी, मैं आपके पास आऊंगा। एनडीए में किसी नेता को नहीं पता था चिराग पासवान केंद्र छोड़ के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला सिग्नल तो ये मिला। दूसरा सिग्नल उन्होंने कहा, बिना नाम लिए, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बिहार में आने नहीं देना चाहते, मुझे बिहार में सेट नहीं होने देना चाहते। दूसरा सिग्नल ये था। तीसरा सिग्नल उन्होंने कह दिया कि मैं किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन पार्टी से डिप्टी सीएम हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये 3 सिग्नल काफ़ी नहीं है क्या? अगर नीतीश को अलग ही करना है तो फिर हटाइए, चुनाव का वेट क्यों करना है भाई? दलित वोट तो आपके साथ भी है, लेकिन आपको डर लगता होगा कि अगर नीतीश को छोड़ा तो कहीं उधर आरजू खान की पार्टी उनको लपक लेने, और अगर नीतीश उधर चले गए तो एनडीए की सरकार बननी मुश्किल है। फिर ऐसा है क्या सम्राट? इसीलिए चरवेती चिराग, इसीलिए क्या? बिल्कुल नहीं, ये अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, माननीय हमारे नेता चिराग पासवान अगर चाहते तो 2020 में भी हम लोग सरकार में रह के केंद्रीय मंत्री बन जाते जी। लेकिन हमारी लड़ाई बिहार के लिए, अगर हमारी सरकार में अगर कहीं गलती होती है या क्राइम में कहीं अपराधी अगर नहीं पकड़े जाते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है युवा होने के नाते, एक बिहारी युवा होने के नाते उसको उठाना। अगर मेरे नेता, अगर माननीय चिराग पासवान अगर कुछ चीजों को उठा रहे हैं बिहार की जनता के लिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का भी शुरू से सोच रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच रही है, इसलिए सब लोग साथ रह के एनडीए ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। तो ये नीतीश कुमार जी की भी सोच रही है कि अगर कहीं हम गलत होते हैं तो उस गलती को सुधारना हमारा काम है। और अगर दूसरी बात, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, जो आपने कहा कि चिराग जी बिहार में आना चाहते हैं। चिराग जी बिहार में आके चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ये हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की मांग थी। चूंकि अगर माननीय नेता मेरे आते हैं बिहार चुनाव में लड़ने, तो एनडीए को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि सबसे युवा चेहरा, सबसे चमकता चेहरा भी बिहार ही नहीं देश में कोई है, और सर्व समाज में अगर एक्सेप्टेड है तो वो मेरे नेता श्री सम्राट, एक बात बताइए सम्राट, जो कि चिराग पासवान युवा नेता हैं और बिहार के
लोगों में उनकी बहुत पकड़ भी है, लोग उनको सुनते हैं, युवा चेहरा है, पिता की लेगेसी को भी कैरी करते हैं, बहुत विनम्र हैं। लेकिन क्या तेजस्वी कुछ ज़्यादा ही तेज उनका बढ़ता जा रहा है बिहार में? शायद इसीलिए एनडीए ने उनकी काट के लिए चिराग को प्रोजेक्ट किया कि भाई एक हमारे पास भी युवा चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई युवा चेहरा बिहार में नहीं है। चिराग इज द ओनली मैन हु कैन फाइट तेजस्वी। क्या ये रीज़न था कि आपने प्रोजेक्ट किया चिराग को तेजस्वी के? हमारे माननीय आरजेडी के प्रवक्ता सर जब बोल रहे थे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, तो तेजस्वी यादव माननीय विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी अभी 3 दिन पहले वो सम्मेलन करा रहे थे, राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अखबारों को बंटवाना बंद करवा दूंगा, मैं न्यूज को चलना बंद कर दूंगा। ये आने से पहले ये लोकतंत्र के चौथे पिलर की हत्या जो उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में उनके पिताजी और माताजी ने किया है, जंगल राज टाइप बात। जी बिल्कुल। उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने कहा था, और जातिवाद की राजनीति को फिर से आग में लपेटने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब दूसरी बात देखिए, जिस समीकरण की ये बात करते हैं, MY समीकरण की, हमारा देश, हमारा बिहार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हमारे जो बिहार के माननीय राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खां जैसे लोगों, मुसलमानों की धरती रही है भारत, हमारा बिहार। और इसमें कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो बिहार में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं। कल की घटना बताता हूं, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में 2 यादवों की हत्या कर दी गई है जी। कुछ मुसलमानों द्वारा। तो क्या ये इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है? क्या तेजस्वी जी जाएंगे उनको देखने के लिए? तेजस्वी जी सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, बांटना जानते हैं, काटना जानते हैं। और देश का हर एक राष्ट्रवादी मुसलमान ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ा नहीं होता है, न कभी खड़ा हुआ था। जवाब ले लेते हैं, ठीक है सम्राट जवाब ले लेते हैं। आरजू खान जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ आरजू। मैं बड़ी सफाई से कह रहा हूं कि अगर आपके डिबेट में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश होगी तो मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। हाँ। एकदम यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, मैं उठ के चला जाऊंगा। हाँ। आप डेटा बेस्ड बातें करवाइए। हाँ। और ये बात करें। हाँ। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों से छीन कर रिजर्वेशन, हिंदुओं का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो ये कौन सी भाषा है? और ये स्वघोषित हनुमान के जो प्रवक्ता बन के बैठे हैं, जो खुद से कहते हैं कि हम स्वघोषित हनुमान हैं, हम हनुमान हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी के, ये कहां बैठ जाते हैं? और हम डिबेट किस चीजों पे कर रहे हैं, ये कहां लेके ध्रुवीकरण की तरफ जा रहे हैं। मैं कतई ऐसे डिबेट तो आरजू खान, क्या बिहार में हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है चुनाव का? आरजू खान, देश में विषय होता है और सबसे ज्यादा अगर ध्रुवीकरण करती है इस देश में तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आरजू खान, मैं पूछ रहा हूँ, क्या MY समीकरण पे चुनाव नहीं होता है बिहार में? तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी किस चीज की राजनीति करते रहे आज तक? ये लोग किसी के हितैषी हैं क्या? ये लोग सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति इन्होंने की है। हमारे नेता ने, चाहे चिराग पासवान हो या हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, और सबका साथ सबका विकास। अनाज मिल रहा है गरीबों को तो सभी धर्म को मिल रहा है। जन आरोग्य योजना से अगर इलाज हो रहा है तो सभी धर्मों को मिल रहा है। इन लोगों ने हमेशा जाति की राजनीति की, बुरा बाल साफ करो, ऐसे करो वैसे करो। इन्होंने सिर्फ जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है। ये आरजेडी की मानसिकता रही है 1990 से लेकर और आज तक। लालू जी यही करते रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का वोट ले सकते हैं, ये किसी जाति विशेष का वोट ले सकते हैं। इन लोगों ने कभी कोशिश की है कि किसी जाति को एक करने की, किसी दोनों धर्मों को एक साथ बिठा के, दोनों धर्म को एक साथ करके बिहार की विकास की बात की जाए, बिहार के प्रगति की बात की जाए? नहीं, ये लोग सिर्फ जाति और उन्माद की बात करते हैं। इनको बोलने दीजिए, मैं आराम से डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं चुपचाप बैठ के आपका पूरा डिबेट देखूंगा। आरजू खान जवाब। अगर यह हिंदू मुसलमान की बातें कर दी है तो मैं बैठ के चुपचाप आपका सर, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बिहारी होने के नाते बिहार के विकास की बात कर रहा हूं। बेशर्म सियासत करने वालों से सर, आरजेडी के लोगों से हम लोगों को तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। आरजेडी के लोग हम लोगों को तमीज नहीं सिखाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है राष्ट्रीय गुंडा दल। आप लोगों ने गुंडागर्दी करके बिहार को बदनाम किया हुआ है। हमारे अंदर का दर्द है। बिहारी होने के नाते, बिहारी होने के नाते जो दर्द है, युवा होने के नाते वो दर्द निकल रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है। बिल से बाहर आएंगे, जब पानी उसमें डाला जाएगा तो निकलेंगे बिल से
से, और इसीलिए आप लोगों को मिर्ची लग रही है। एक शिक्षित युवा बिहारी होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ठीक है करते सम्राट, हैं। ठीक है। मैं आरजू खान से सवाल, आरजू खान आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्या बिहार में, मैं चुपचाप बैठूंगा। नहीं मैं इनकी बकवास सुनूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आरजू खान, बीच में क्यों इंटरप्ट किया? ठीक है आपने आरजू क्यों खान, इनको मना किया इंटरप्ट मैं आपसे बोल रहा था कि जवाब दीजिए, मैंने आपसे 2 बार बोला जवाब दीजिए। आरजू खान मेरा एक सवाल है, चलिए कोई, ये आपका डिबेट क्या हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण पे है? आरजू खान मेरा सवाल सुनिए, क्या बिहार में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं आरजू खान, क्या बिहार में हिंदू मुसलमान के नाम पर अब चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या ऐसी बात आप कह रहे हैं? आपका नेता क्या ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता? आप जवाब दीजिए मुझे। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो जवाब दीजिए ना, आप नहीं करते तो बोलिए आप नहीं करते। सियासत ये करते हैं, ये बेशर्मी के सियासत करते हैं। देश में लिंचिंग होती है, दलितों के ऊपर मंडन करके पेशाब करवाया जाता है जी, दलितों को गोबर खिलाया जाता है जी, आदरणीय जीतन राम मांझी मधुबनी में मंदिर में जाते हैं जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया जाता है। हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण करते और ये बात करते हैं, ये हमसे जवाब चाहते हैं, बेशर्म सियासत करते हैं। ये साइबेरियन पंछी जैसे चिराग पासवान के ये प्रवक्ता, बिहार प्रदेश में महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है, उनके पैरों में नोट की लेट ठोक दी जाती है, उसके नाक को फेंक दिया जाता है। नालंदा गृह जिला जहां से आते हैं नीतीश कुमार जी, कहां रहते हैं दलितों के चेहरा कहने वाले चिराग? शिवम जवाब दीजिए आरजू खान का, शिवम जवाब दीजिए। साइबेरियन पंछी कहां रहते हैं? शिवम जवाब दीजिए। हजारों लोगों की बस्तियां जला दी जाती है शराब माफियाओं की तरफ से, ये साइबेरियन पंछी कहां रहते हैं? हजारों लोगों की शराब से आग की रोशनियां चली जाती है, ये साइबेरियन पंछी कहां रहते हैं? बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, अरे तुम्हारा घर मोदी ने छीना और आप रो रहे थे, गिड़ा रहे थे, आज तुम्हारे घर में लकीर डाल दी, पशुपति पारस को अलग कर दिया और आप नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान बन रहे हो। ठीक है शिवम सिंह जवाब दीजिए। ठीक है आरजू खान, फेयर इनफ, ठीक है शिवम जवाब दीजिए। इस्तेमाल करता है मुसलमान वर्ग अब समझ गया है कि राजद की सच्चाई यही है कि सिर्फ वोट से पहले, चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए खुश कर दीजिए, जैसे ताजुद्दीन की जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए, मुसलमान वर्ग खुश हो गया, वोट दे देगा। लेकिन बिहार की जनता, सभी वर्ग की जनता आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाने के लिए उत्साहित है। आप जंगल राज की तुलना में आज सुशासन राज्य में देखिए, आप सड़क बन गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे क्षेत्र में काम हुए हैं। हिंदू मुसलमान का विषय हमेशा से रहा है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? आज बिहार का बच्चा जानता है कि राजद की पार्टी के बेसिस से जिंदा है। तेजस्वी यादव जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उनके पास ना कोई विजन है। उनका भाषण आप सुनिएगा, कभी पत्रकार को अपशब्द बोलेंगे कि पत्रकारिता खराब हो गई है, तो कभी आप चुनाव आयोग से बोलेंगे, कभी ईवीएम को बोलेंगे। इसी ईवीएम से अगर चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छी है, अगर हार गए तो ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया। तो इसके अलावा इनके पास चुनाव में ठीक है पंकज जी मेरे साथ है। पंकज पांडे, आपने चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता की भी बात सुन ली, आपने बीजेपी प्रवक्ता की भी बात सुन ली और आरजू खान जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनकी बात भी सुन ली। कोई एक पार्टी ये बोले कि पत्रकारों से सरोकार ठीक नहीं है, पत्रकारों से ठीक से बात नहीं होती, कोई ये बोले कि पैरों में अम्बेडकर की फ़ोटो होती है, कोई ये बोले कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, कोई ये बोले कि MY समीकरण से हमारा लेना देना नहीं है। क्या बिहार में बिना हिंदू मुसलमान और जातिगत मसलों के बिना चुनाव होते हैं क्या? आप तो इतने सालों से चुनाव देख रहे हैं। सबसे पहले अमित जी मैं कहना चाहूंगा कि मैं लगातार ये पैटर्न देख रहा हूँ, जो भी देश की राजनीति में विपक्षी दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्रीय संदर्भ में देखें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आप देखिए TMC हो, या अभी आरजेडी के प्रवक्ता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह से एग्रेसिव हो रहे थे और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, मुझे लगता है ऐसा कोई भी शब्द जो है सम्राट जी ने उसका प्रयोग नहीं किया।
निंदनीय है, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। और ये एक पैटर्न मैं लगातार देख रहा हूँ, देश के सारी विपक्षी पार्टियां, आप उसी जगह बैठकर देश के प्रधानमंत्री को कक्षा 4 फेल बताते हैं, फर्जी डिग्री वाला व्यक्ति बताते हैं, और भी तमाम आरोप आपने लगाए। आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। जिस तरह आपने आरोपित किया उस तरह उन्होंने आरोपित किया, उसका तर्कपूर्ण उत्तर देना चाहिए था। इस तरह की भाषा उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो पैटर्न है बहुत ही निराशाजनक है और चिंताजनक है देश की राजनीति के लिए। मुझे लगता है कि तर्कपूर्ण राजनीति होनी चाहिए, और जो नहीं हो रही है। अब मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ। जी पंकज जी, देखिए, भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। भारत की राजनीति जातियों पर और धर्म पर आधारित है। प्रत्येक पार्टी जाति और धर्म पर आधारित राजनीति करती है। कुछ जातियों को अपना मानते हुए उनके साथ रहती है, उनके पक्ष में बोलती है, उनको प्रोवोक करती है। कुछ जातियों को अपना वोट बैंक न मानते हुए उनके अगेंस्ट बोलती है। और देश में धार्मिक और जाति सद्भाव रहे, इस दिशा में काम करने वाली अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई पार्टी पूरी तरह से इस तरह से काम कर रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर है। और भारत की राजनीति से ना आप जातीयता को हटा सकते हैं, ना आप धर्म को हटा सकते हैं। और सभी पार्टियां खुला खेल फरुखाबादी करती हैं, और सभी पार्टियां इससे इनकार करती हैं। मेरे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जो भी राजनीति हो, जो भी आपका एजेंडा हो, आप चलाइए, राजनीति करिए, लेकिन कम से कम भाषा के स्तर पर संयत रहिए। किसी भी पदा से, मैं सुन रहा था एलजेपी के प्रवक्ता सम्राट जी बोल रहे थे, उन्होंने तेजस्वी यादव जी के लिए भी माननीय आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया, और जो प्रवक्ता महोदय आरजेडी के बोल रहे हैं, इनके लिए भी अच्छे शब्दों का ही प्रयोग किया, लेकिन वो अपना पक्ष रख रहे थे, उनका अधिकार है। इसके प्रत्युत्तर में अपशब्दों का प्रयोग सर्वथा अनुचित है और होना नहीं चाहिए। ठीक है सम्राट, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मुश्किल ये भी है बिहार में। देखिए, रामविलास पासवान जितने बड़े नेता बिहार में थे, दलितों के और पिछड़ों के, चिराग पासवान अब काम कर रहे हैं, वो उदयमान हैं, लेकिन अभी वो पकड़ ज़मीन पर, वो पॉलिटिकल जो कन्वर्सेशन है उनके फादर की, वो चीज़ें चिराग में दिखती हैं, लेकिन अभी उस तरह से प्रभाव नहीं है ना। लेकिन क्या बीजेपी की मजबूरी है युवा चेहरा के साथ जाने की? क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरा हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे विधानसभा चुनाव के कैंपेन को और तमाम चीज़ों को, तो चिराग पासवान नो डाउट ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन एंड ही इज़ गोना बी ए बेस्ट इन फ्यूचर। लेकिन क्या अभी समय है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा मेच्योर होने में चिराग को, या आपको लगता है ही इज प्रिपेयर, ही इज रेडी फॉर द बैटल? नहीं सर, मैं बता दूं कि जमीन से लेके और अभी सरकार में है, जमीन से उन्होंने संघर्ष किया, और फिर से जो टूटी हुई पार्टी थी उसको फिर से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया। तो आरोप तो ये लग रहा है कि बीजेपी ने तोड़ दिया, चाचा और भतीजा को बीजेपी ने अलग कर दिया। आरोप तो ये लगा रही है आपके साथ आरजेडी, तो ये कह रही है जब उनके परिवार के लोग उनके अपने नहीं हुए, अगर उनके परिवार के लोग साथ होते तो किसी दूसरी पार्टी, जब अपना ही नहीं अपना है तो दूसरे को क्या कहना। तो उनके परिवार के लोगों ने पार्टी तोड़ी, इसलिए पार्टी टूटी, और वहां से मेरे नेता ने बिहार की जनता के बीच गए, हमारे नेता लोगों से बात की, हर क्षेत्र में जाके हर व्यक्ति से मिले, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को जन जन तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, उनके विजन को और धीरे धीरे देखिए, जहां कल 50 लोग थे, आज हमारे पास 5 लाख कार्यकर्ता हैं। 5 से 7 लाख हमारे बिहार में कार्यकर्ता है, जहां हजारों में कार्यकर्ता थे, लाखों में हो गए। तो निश्चित पहले से बहुत ज़्यादा हमारे नेता का प्रभाव बढ़ा है, लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है निश्चित रूप से। और देखिए, एक युवा बिहारी, एक प्रवक्ता के अलावा एक युवा बिहारी होने के नाते ये दर्द है कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें अभी तक, देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, ये मैं प्रवक्ता के हैसियत से नहीं, एक बिहारी युवा होने के हैसियत से कहता हूँ कि जितना काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है 2005 से लेके अभी तक, बिजली, शिक्षा और बच्चियों की पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्र में, वो 2005 से पहले इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया इसमें। और जो विपक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि
माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया, इनको ये चीज शायद भूल गए हैं कि 2010 में आरजेडी 22 सीट पर सिमट गई थी और फिर से जीवन दान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने ही इनको किया है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मुख्यमंत्री के कामों का है, तो सबका सम्मान होना चाहिए और अपनी बातों को रखने का हक है सब लोगों को। और मेरे नेता अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। बिहार का जो दर्द है सर, उसको रखने का काम करते हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरों में से देश में आने वाले समय में वो होंगे। ये निश्चित रूप से अभी सबसे बड़े चेहरे युवा चेहरे हैं और आने वाले समय में देश में भी सबसे बड़े चेहरे होंगे। ये हम एक बिहारी होने के नाते कह रहा हूँ, ठीक है, एक शिक्षित बिहारी, एक युवा बिहारी होने के नाते हृदय से कह रहा हूँ, ठीक है, एक प्रवक्ता होने के नाते। फेयर इनफ। शिवम सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास जा रहा हूँ मैं। शिवम सिंह, मुझे एक बात बताइए कि जब सब कुछ, सारा नैरेटिव, सारी आइटनरी बिहार में सेट थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी और जेडीयू की सीटें कितनी भी आए इससे कोई मतलब नहीं है, ये मसला अलहदा रहेगा। उसके बाद ये बयान आना अमित शाह का कि मुख्यमंत्री हम चुनाव के बाद तय करेंगे। वो कोई कार्यकर्ता तो है नहीं पार्टी के, है ना, कोई चंगू मंगू तो है नहीं पार्टी के, उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको इग्नोर कर दें, या कोई सांसद पार्टी का कुछ कह दे, विधायक कह दे तो एक बार को आप इग्नोर करते हैं भाई कि वो पार्टी लाइन नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, उनकी अपनी व्यक्तिगत भाषा है, पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं। आजकल पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती हैं, नेताओं से बयान दिलवा देती हैं, उसके बाद उसे पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन अमित शाह ही इज अ बिग फेस, गृहमंत्री हैं, बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं, उनके ये कहने का ना मैसेज बिहार में बहुत अंदर तक गया है। सम्राट ये बात माने ना माने, लेकिन ये बहुत अंदर तक ये मैसेज गया कि जब सब कुछ पहले से सेट था तो फिर ये बात कहने की क्या जरूरत थी। शिवम सिंह, भाजपा के सारे वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया हुआ है कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यहाँ तक कि चिराग पासवान जी भी ने अनेकों बार बोला है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसमें कहीं किसी शिवम, आप मेरा सवाल आप समझ गए। मैंने कहा कि जब सब कुछ सेट था कि कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ही विल बी द सीएम ऑफ एनडीए इन बिहार, फिर अमित शाह का ये बयान देने का मतलब क्या है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए मुझे। सीधा सवाल, सीधा जवाब। चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिल्कुल स्पष्ट है। अमित शाह जी के इस बयान का मतलब क्या है, मैं जानना चाह रहा हूं। आप फिर वही कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये भी कहा गया कि ही विल बी द फेस ऑफ एनडीए इन बिहार एज अ सीएम। उसके बाद अमित शाह का ये बयान आने का मतलब क्या है? आरजेडी के प्रवक्ता चले गए, नहीं तो मैं उनसे जवाब पूछ लेता। हालांकि पंकज मेरे साथ है, पंकज से मैं पूछूंगा जरूर, अगर आप ये जवाब देने में संकोच कर रहे हैं, आप अगर पार्टी लाइन से आपको लगता है कि अलग हो जाएगा मामला। शिवम, पार्टी लाइन से इस पे अभी तक जो भी हमारे नॉलेज में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई बात नहीं शिवम, ज्यादा वक्त नहीं है, ठीक है, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मेरे पास 2 मिनट बचे हुए हैं। पंकज पांडे, चलिए शिवम बोलने से बच रहे हैं, आप ही शिवम को बता दीजिए कि अगर सब कुछ सेट होने के बाद और ठीक सीट बंटवारे से पहले कौन किस सीट पर लड़ेगा, ये बयान आना अमित शाह का कि विल डिसाइड आफ्टर इलेक्शन हु विल बी द सीएम फेस फॉर एनडीए इन बिहार, इसका मतलब क्या है? क्यों ये बयान बीच में आया अमित शाह का कि सीएम तो हम चुनाव के बाद बताएंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें बिहार में चल रही हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक इसका स्पष्टीकरण आना आवश्यक था। बिल्कुल। और अमित शाह जी की ओर से, जो कि एक तरह से कर्ता धर्ता है, ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उचित समय पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, और जो कि एक राजनीति का नियम भी है, तो उस नियम को बहुत सामान्य तरीके से उन्होंने समझा दिया है कि आप लोग बातें करते रहिए, लेकिन राजनीति का जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत जो नियम है, उससे आप लोग अवगत रहिए, परिचित रहिए, और होने वही वाला है जैसा कि होता है। तो पंकज पांडे, मैं क्या ये समझूं कि देयर वुड बी डेविएशन, थोड़ा डेविएशन होगा क्या? नीतीश वर्सेस चिराग, चिराग वर्सेस नीतीश, ये आपको सिनेरियो बनता दिख रहा है क्या अक्टूबर नवंबर तक? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है, बताइए। जी, निश्चित रूप से अभी तो स्थितियां कुछ ऐसी ही दिख रही हैं, लेकिन अभी चुनाव में समय है, अभी तो केवल उसकी मतदाता जो पत्र है उसकी प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग वाला सिनेरियो चल रहा है, आप सभी अवगत हैं। तो अभी समय है चुनाव में, अभी चुनाव होते तक क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम लोग भी एक दर्शक की तरह देखेंगे। चलिए, लेकिन लग मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। पंकज भाई, मैं सम्राट को बधाई दे रहा हूँ। सम्राट, आज का दिन, आज की तारीख और वक्त याद रखिएगा। आज की तारीख है 7 जुलाई, 7:50 हो रहा है। सबसे पहला बधाई देने वाला शख्स मैं हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। आपकी पार्टी के जो युवा नेता हैं
बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। और आपके साथ शिवम सिंह प्रवक्ता बीजेपी के पंकज पांडे हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन आपको अभी से बधाई दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान एक बहुत अहम पद के लिए पहले से ही बीजेपी डिसाइड कर चुकी है। पीएम मोदी के हनुमान को एक्स्ट्रा पावर मिल गई अभी से। सम्राट सर, एक कार्यकर्ता के नाते हमारे लिए इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं जाते जाते सर इतना ही बात कहूंगा कि जो नेता युवाओं के हित, महिलाओं के सम्मान, किसानों के हक, युवाओं के रोजगार और अपराध के खात्मे पे बात करेगा, वही बिहार की गद्दी पे राज करेगा। चलिए सम्राट, फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवम सिंह ने तो बहुत संकोच में बहुत सारी बातें नहीं कही, लेकिन पंकज जी ने समझा दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम वक्ताओं का कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन एक बात समझिए, बिहार की राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मसला इतर है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से काम करती है, आप देखिए तमाम प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बहुत डायनेमिक फैसले हुए हैं जो किसी को अपेक्षा नहीं थी। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, इन तमाम प्रदेशों में बीजेपी ने जो फैसला लिया है उससे हल्का फुल्का इशारा बिहार के लिए मिल रहा है। क्या चिराग पासवान की किस्मत बदलने जा रही है? अक्टूबर नवंबर में चुनाव के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।